हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर एस.के. सिंह. आई हैव डन माय एमबीबीएस फ्रॉम मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज. आज इस पर्टिकुलर सेशन में हम बायोटेक्नोलॉजी करेंगे, जो काफ़ी कमाल का यूनिट है और बहुत ही कम टाइम में पूरे बायोटेक्नोलॉजी के दोनों चैप्टर को हम निपटा देंगे. इस बार पहली बार इतिहास में यूट्यूब पे हो रहा है कि इतने कम टाइम में आप बायोटेक्नोलॉजी समझ पा रहे हैं. तो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसे वीडियो मिल सके. और जो भी ये नोट्स है मैं टेलीग्राम के ऊपर शेयर करता हूँ, तो आप टेलीग्राम से ज़रूर ज्वाइन हो जाइएगा. मैं अकेडमी पे हर दिन सुबह 9 बजे और शाम को 8 बजे पढ़ाता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट है. सुबह 9 बजे हाई स्कोरिंग चैप्टर चलता है, शाम को 8 बजे अल्टरनेट डे में मॉक टेस्ट जो एनसीईआरटी पे बेस्ड रहता है और पीओआईक्यू रहता है. और मेरे बैचेस चल रहे हैं इंडिया के बेस्ट. अगर फैकल्टी से आप पढ़ना चाहते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो 2023 और 2024 के बैच चल रहे हैं. कोड में डॉक्टर एस के सिंह लगा देना, जो हर वर्ड कैपिटल लेटर है बिना किसी गैप के साथ, ताकि आप 10% का छूट मिल सके और 100% मेरे डॉक्टर के गाइडेंस में आके पढ़ाई कर सकें. तो ये सारे बैचेस चल रहे हैं मेरे. तो आइए चलिए बायोटेक्नोलॉजी की शुरुआत करते हैं. तो बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस की शुरुआत करेंगे. काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और मज़ा आ जाएगा आपको पढ़ के. तो बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस जो होता है, राइट, प्रिंसिपल एंड प्रोसेस. सो बायोटेक्नोलॉजी डील विद द टेक्निक यूजिंग द लाइव ऑर्गेनिज्म. जितने भी लाइव ऑर्गेनिज्म है उसमें हम लोग डील करते हैं और उस लाइव ऑर्गेनिज्म की प्रोडक्ट को हम अपने ह्यूमन वेलफेयर के लिए यूज़ करते हैं, हम अपने लिए यूज़ करते हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा इससे फ़ायदा उठा सकें. इट इज़ द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म सेल्स पार्ट देयर फॉर द मॉलिकुलर एनालॉग्स टू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज. तो ये पूरा एक बायोटेक्नोलॉजी एक रिसेंट साइंस है, मॉडर्न साइंस है और ये इंटीग्रेशन है. फिजिक्स का इंटीग्रेशन है, केमिस्ट्री का है, बायो का है, सबका इंटीग्रेशन है. तो कौन कौन से प्रिंसिपल बायोटेक्नोलॉजी में यूज़ किए जाते हैं? द फर्स्ट इज कॉल्ड जेनेटिक इंजीनियरिंग. तो जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होता है? द टेक्निक टू ऑल्टर द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल आइदर द डीएनए और आरएनए. हमने उसे उसके ऑर्गेनिज्म के अंदर घुस के डीएनए और आरएनए के जेनेटिक मटेरियल को मैनिपुलेट कर दिया है, चेंज कर दिया है, जिससे हम फिनोटाइप और जीनोटाइप में भी बदलाव कर सकते हैं, है ना. फिनोटाइप और जीनोटाइप में भी बदलाव कर सकते हैं. दैट्स कॉल्ड जेनेटिक इंजीनियरिंग. दूसरा है दैट इज़ कॉल्ड बायो प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग, या जो प्रोसेसिंग है. तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो भी हम प्रोडक्ट को बनाते हैं उसे हम प्योर फॉर्म में रखना चाहते हैं. तो मेंटेनेंस द स्टेराइल माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री and the chemical engineering process of growth only the desired microorganism and eukaryotic cells large quantity for the manufacture biological products like the antibiotic vaccine enzyme. मतलब जो भी हम प्रोडक्ट बनाएंगे उसे हम प्योर बनाएंगे, किसी से कंटामिनेशन नहीं होगा. एलियन डीएनए का मतलब होता है कि जो हम बाहर से डीएनए हमने लिया है उसको हम अपने होस्ट के अंदर डालेंगे. तो एलियन डीएनए इज लिंक्ड विद द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन सो दैट द एलियन पीस ऑफ डीएनए इज रेप्लिकेट एंड मल्टीप्लाई इटसेल्फ इन द होस्ट ऑर्गेनिज्म. वो मल्टीप्लाई होस्ट में कर सकता है. सो इट कैन बी ऑल्सो कॉल्ड अ क्लोनिंग और मेकिंग द मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपी ऑफ द टेम्पलेट डीएनए. प्लाज्मिड जो होता है बेसिकली बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है और ये प्लाज्मिड जो होता है डीएनए के पास रहता है, सेमी सर्कुलर होता है, सेमी ऑटोनोमस होता है, दे कैन रेप्लिकेट इनसाइड द होस्ट. और जब हम इसे बाहर निकाल लेंगे बैक्टीरिया से और इसे एक वेक्टर की तरह इस्तेमाल करेंगे और इसे हम अगर होस्ट में डालेंगे तो वो रेप्लिकेट कर सकता है. तो प्लाज्मिड इज ऑटोनोमस रेप्लिकेटिंग सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल ऑफ डीएनए. कटिंग द डीएनए एट ए स्पेसिफिक लोकेशन बिकम पॉसिबल विद द डिस्कवरी ऑफ मॉलिकुलर सीजर इज कॉल्ड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम. अगर हमें मॉलिकुलर को कट करना है, मान लीजिए कि हमें कोई डिज़ायर जीन चाहिए, इंसुलिन का कोई डिज़ायर जीन है और इसको कट करना है, कहीं कहीं पे बीच बीच में कट करना है, तो इसके लिए हमें मॉलिकुलर सीजर की ज़रूरत पड़ती है. एंड दैट्स मॉलिकुलर सीजर इज कॉल्ड restriction enzyme. The cut the piece of DNA was then linked with the plasmid DNA. अगर आपने काट दिया है तो यहाँ पे इसे DNA लाइगेज से जोड़ सकते हैं. तो सबसे पहले आपको काटना पड़ेगा. काटने के लिए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की ज़रूरत पड़ती है और जोड़ने के लिए DNA लाइगेज की ज़रूरत पड़ती है. दिस प्लाज्मिड DNA is vector is transported a piece of DNA attached to it and this ability to multiply the copy of antibody resistance gene that is called E. coli was cloning and antibiotic resistance gene E. coli. Now the tools for the recombinant DNA technique. Recombinant DNA technique is basically what कि हमने प्लाज्मिड निकाला, हमने कोई डिज़ायर जीन निकाला यानी एलियन डीएनए निकाला,
एलियन डीएनए मान लीजिए वो इंसुलिन को कोड कर रहा है और हमें इंसुलिन बनाना है, तो हम क्या करेंगे कि इंसुलिन जीन को इस प्लाज्मिड के साथ जोड़ देंगे विद द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज, और इसे जोड़ने के बाद इसे हम होस्ट के अंदर डालेंगे ताकि हमारा जो एलियन डीएनए है यानी इंसुलिन का जो जीन है वो मल्टीप्लाई कर सके उसके अंदर और हमें प्रोडक्ट मिल सके, एंड दैट्स प्रोसेस कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आपको पता है कि ये काटने में मदद करता है। तो फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इज, हिंट सेकेंड आया वो क्वेश्चन है, व्हिच फंक्शन डिपेंड ऑन द स्पेसिफिक डीएनए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस was isolated and characterized by the 5-year letter. Hint second is always cut the DNA molecules at particular point recognition with the specific sequence of 6 base pair। इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है कि हिंट सेकेंड जो होता है और किस सारे 6 बेस पेयर से वो कर सकता है। इको आरआई, the letter R is derived from the name the strain, right? Eco is a E. coli. Roman number first is the following the name indicate the order of the enzyme to be discovered. Restriction enzyme belong to the large classes of enzyme that is nucleases. बायोमोलिक्यूल्स में आपने पढ़ा होगा तो देयर इज अ 6 कैटेगरी, उसमें न्यूक्लियसेस में ये आता है। देयर आर द 2 काइंड ऑफ एक्सोन्यूक्लियसेस, एंडोन्यूक्लियस। मान लीजिए ये डीएनए है, तो डीएनए के अगर बीच से काट दे तो दैट इज कॉल्ड एक्सोन्यूक्लियसेस, सॉरी एंडोन्यूक्लियसेस, और पेरिफेरी से काटे मतलब यहां से काटे तो दैट इज कॉल्ड एक्सोन्यूक्लियसेस। तो एक्सो का मतलब पेरिफेरी से, एंडो का मतलब बीच से। तो एक्सोन्यूक्लियसेस रिमूव द न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द एंड ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल्स वेयर द एंडोन्यूक्लियसेस कट द स्पेसिफिक पोजीशन विद इन द डीएनए। ईच रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्नाइज द स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का मतलब होता है कि ऐसा सीक्वेंस, ऐसा ग्रुप ऑफ लेटर विच इज when we read backward and forward, the meaning is same, that's Malayalam. So palindromic sequence is a group of the letter to form the same word when we read forward and backward, that is Malayalam. तो जो restriction enzyme होता है इस palindromic sequence के बीच से थोड़ा सा लेफ्ट और राइट काटता है, मतलब बीच से ही काटता है मान लीजिए। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट द डीएनए स्ट्रैंड लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर, मतलब सेंटर से थोड़ा सा अलग हटके पैलिंड्रोमिक साइट, बट बिटवीन द सेम 2 बेस पेयर ऑफ अपोजिट स्ट्रैंड। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आर यूज्ड टू जेनेटिक इंजीनियरिंग टू फॉर्म अ रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल्स। रिकॉम्बिनेंट का मतलब सेम वैसा ही है कि जो हमें प्रोडक्ट की जरूरत होगी, एंड विच कंपोज ऑफ द डीएनए फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेज और जीनोम। व्हेन द कट द डीएनए ऑफ द सेम with the cut the DNA of the same restriction enzyme, the resultant DNA fragment has been the same kind of sticky end can be joined together and by using the DNA ligase enzyme. So here is enzyme, you can appreciate how the recombinant DNA technique are developed. So let's suppose this is the foreign DNA और मान लीजिए इंसुलिन का DNA है, and this is the vector, this one is the plasmid, let's suppose this one is a plasmid. तो सबसे पहले रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को यहाँ पे काटेंगे और ये कट क्रिएट हो जाएगा, और कटने के बाद यहाँ पे ये वाला इसको भी, इसके ऊपर भी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डालेंगे और यहाँ से इसको इसे जोड़ेंगे विद द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज एंजाइम। तो ये रिकॉम्बिनेंट बन गया और इसे हम होस्ट के अंदर डालेंगे ताकि हमारा जो फॉरेन डीएनए है, इंसुलिन है या रिलैक्सिन है या कोई भी चीज़ है, वो मल्टीप्लाई होकर हमें लार्ज स्केल पे दे सके। एक और प्रोसेस होता है दैट इज कॉल्ड बायोरिएक्टर। हम इस प्रोडक्ट को और मल्टीपल टाइम्स इन्हांस कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बायोरिएक्टर। तो सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट इज द फर्स्ट स्टेप with the cutting the DNA at the restriction endonuclease enzyme in fragment of the DNA, and this fragment will separate by the technique is called gel electrophoresis। अब जो restriction endonuclease जब हम डालते हैं तो फ्रैगमेंट्स छोटे बड़े मीडियम साइज के कट जाते हैं ना, छोटे बड़े मीडियम साइज के कट जाते हैं, और उसको क्या होता है कि छोटे बड़े मीडियम साइज के कटते हैं तो उसको एक छोटे वाले फ्रेगमेंट एक साथ आए, बड़े वाले फ्रेगमेंट एक साथ आए, मीडियम वाले एक साथ आए, तो we have a gel electrophoresis। Since the DNA fragment is negative charge molecules, they can be separated by the facing them move toward the anode under the electric field through the medium called matrix। So nowadays the most commonly matrix is a natural polymer which is extracted from the seaweeds। DNA fragments separated resolve according to their size through the sieving effect provided the growth gel, और इससे क्वेश्चन आया हुआ है। Hence the smaller fragment size the faster its movement, and that's called gel electrophoresis। After the separation of fragments we can stain with the help of ethidium bromide, and after the staining we can separate it, that's process called elutions। So the separated DNA fragment can be visualized after the staining the DNA with the compound known as ethidium bromide
followed by the UV radiation, and this is very very important. bright orange कलर का बैंड दिखाई देने लगेगा एंड UV लाइट के अंदर। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो दिस इज अ मेथड ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड this will be separated on the basis of charge, on the basis of size. Now the cloning vector, प्लाज्मिड और क्लोनिंग वेक्टर का मतलब ये होता है कि जिसके ऊपर हम अपना जीन डालें, है ना। जैसे अभी हमने देखा कि बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड होता है और प्लाज्मिड को काट के उसके ऊपर हम फॉरेन डीएनए डालेंगे, बट ये हमेशा सही नहीं होता है। तो हम क्लोनिंग वेक्टर को हम जेनेटिकली इंजीनियरिंग से हमने बनाया, दैट्स कॉल्ड हमने बनाया है। और वैसे तो क्लोनिंग वेक्टर प्लाज्मिड यूज़ हो सकता है, बैक्टीरियोफेज यूज़ हो सकता है, बट बैक्टीरियोफेज को ज़्यादातर यूज़ नहीं कर सकते हैं। एक कॉपी नंबर होता है। कॉपी नंबर का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी वेक्टर होस्ट के अंदर कितना ज़्यादा मल्टीप्लाई कर सके, तो ज़्यादा वो मल्टीप्लाई करेगा तो हमारा प्रोडक्ट भी मल्टीप्लाई होगा, बट ये जरूरी नहीं है कि आप ज़्यादा के चक्कर में आपकी क्वालिटी खराब हो जाएगी। तो बैक्टीरियोफेज बिकॉज दे आर हाई कॉपी नंबर, हैव अ वेरी हाई कॉपी नंबर देयर जीनोम विद इन द बैक्टीरियल सेल। So vector use at the present engineering in such a way that help to easy linking of foreign DNA and selection of recombinant from the non-recombinant। यहाँ पे आपको समझना चाहिए कि what is a recombinant and what is a non-recombinant। recombinant का मतलब होता है the desired one, जिसकी ज़रूरत है हमें, जो हमारा प्रोडक्ट है, रियल ओरिजिनल प्रोडक्ट है। और नॉन रिकॉम्बिनेंट जो कि जो ज़रूरत नहीं, क्योंकि जीन के अंदर बहुत सारे और भी कैरेक्टर होते हैं, तो हमारा प्रोडक्ट पूर्ण रूप से बेहतर नहीं बन पाता है। तो दैट इज कॉल्ड नॉन रिकॉम्बिनेंट, जो हमें डिजायर नहीं है। तो फॉलोइंग आर द फीचर दैट रिक्वायर्ड फॉर द फैसिलिटेट द क्लोनिंग इनटू द वेक्टर एंड दैट फर्स्ट इज कॉल्ड ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। अब हमारा क्लोनिंग वेक्टर है और क्लोनिंग वेक्टर भी तो डीएनए ही है, तो हम हर जगह जोड़ नहीं सकते हैं, हमें वहीं जोड़ना चाहिए जहां पे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हो। So this is the sequence from the where the replication is start, and any piece of DNA when linked to the sequence can be made replicated within the host cell. So selectable marker is basically helpful for the find out कि the reality, मतलब कि जो हमारा रियल प्रोडक्ट है या नहीं है, रिकॉम्बिनेंट है या नहीं है। So addition to the ORI, the vector required a selectable marker which help to identify and eliminate the non-transformant that is not required। Not required is what? Non-recombinant, है ना। Non-transformant is called non-recombinant and selectively permitting the growth of transformant, जो हमें जरूरत है। तो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसीजर थ्रू विच द पीस ऑफ डीएनए इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द होस्ट बैक्टीरियम। क्लोनिंग साइट के बारे में बात करें तो इन ऑर्डर टू लिंक द एलियन डीएनए मतलब हमारा जीन, तो हमने जो प्लाज्मिड बनाया है तो हम अपने लालच में यहाँ पे भी जोड़ देंगे, 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 तो हम सोचेंगे कि हमारा प्रोडक्ट बहुत मल्टीपल टाइम बन जाए, बहुत ज़्यादा बन जाए। तो इससे प्रॉब्लम ये होगा कि हमारा जीन क्लोनिंग कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। तो यही है, इन ऑर्डर टू लिंक द एलियन डीएनए वेक्टर नीड टू हैव अ वेरी फ्यू प्रेफरेबली सिंगल रिकॉग्निशन साइट फॉर द कॉमनली यूज्ड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, and presence of more than one recognition site within the vector will generate the several fragment will complicate the gene cloning and ligate the DNA at BAM-HI at tetracycline resistance PBR322. So PBR322 is basically we are formed with the help of genetic engineering, और genetic engineering से हमने बनाया है। The recombinant plasmid will lose the tetracycline resistance gene due to the insertion of foreign DNA, but is still selected out the non-recombinant ones by plating the transformant on the tetracycline containing medium, and transformant growing on the amphisilin containing medium are transferred into the medium containing tetracycline। तो अलग अलग मीडियम में डाल के देखेंगे कि इसमें कौन सा हमारा ट्रांसफॉर्मेंट है, जिसमें ट्रांसफॉर्मेंट प्रॉपरली ग्रोथ करे, उस मीडियम को हम सेलेक्ट करेंगे, राइट। So selection of recombinant is due to the inactivation of antibiotic is a cumbersome process, क्योंकि आप अगर इसे काटेंगे तो ये वाला पोर्शन जो है बीटा गैलेक्टोसाइडेज को कोड कर रहा था, तो अब तो ये हट गया और बीटा से गैलेक्टोसाइडेज हट गया, तो आपने किसी को जोड़ने के चक्कर में किसी को हटा रहे हैं, एंड दैट्स कॉल्ड इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। अगर आप कुछ चीज़ इंसर्ट कर रहे हैं तो कुछ चीज़ इनएक्टिव हो जा रही है, एंड व्हाट विल बी द इनएक्टिवेटेड, एंड दिस इज द बीटा गैलेक्टोसाइडेज। So therefore the alternate selectable marker is developed which differentiate recombinant and non-recombinant on the basis of ability to produce a color in the presence of chromogenic substance। तो ये तुरंत अलग अलग प्लेट में डालने के बजाय हम एक ही प्लेट में डालेंगे और कलर के बेसिस पे पता लगा लेंगे कि हमारा जो चीज़ है वो बिल्कुल परफेक्ट है या नहीं है। तो प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सब्सटेंस गिव अ ब्लू कलर
and if the plasmid of bacterium is not any insert and presence of any insert or insertion in activation of beta glucose gene colonized do not produce any color and that's identify the recombinant gene. अगर हम डालने के बाद कोई भी कलर अगर ना आए तो हम समझ जाएंगे कि ये रिकॉम्बिनेंट चीज़ें हैं. वेक्टर फॉर द क्लोनिंग जीन प्लांट्स एंड एनिमल्स. एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमनिफेसेंस में प्रॉब्लम ये होता है कि इसके अंदर टीआई जीन होता है और टीआई जीन जो होता है ट्यूमर कॉज करता है. जैसे प्लांट में हम डालेंगे तो उसके अंदर ट्यूमर हो जाएगा. तो बट अगर हम उस प्लांट को जेनेटिकली मॉडिफाई करना चाहते हैं तो टीआई मतलब एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमनिफेसेंस का प्लाज्मिड ही यूज़ करेंगे. बट इसे हमने जेनेटिकल इंजीनियरिंग से मॉडिफाई कर दिया, अब वो ट्यूमर कॉज नहीं करेगा. तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमनिफेसेंस पैथोजन इज सेपरेट डाइकोट प्लांट इज एबल टू डिलीवर द डीएनए इज नॉन एज टीडीएनए and transfer normal plant cell into the tumor and direct this tumor can produce the chemical required for the pathogen. Similarly the retrovirus अगर हमें किसी एनिमल्स के अंदर डालना है तो रेट्रोवायरस का इस्तेमाल करते हैं, बट डिसआर्म्ड रेट्रोवायरस का इस्तेमाल करते हैं. Tumor inducing TI plasmid of agrobacterium has now been modified into the cloning vector which is not more pathogenic plant but is still able to use the mechanism of delivery of gene of our interest into the variety of plant. और रेट्रोवायरस को भी हमने डिसआर्म कर दिया है. कंपिटेंट होस्ट का मतलब होता है कि जिसके अंदर हम डालेंगे, कंपिटेंट का मतलब लायक, तो उसको उस लायक बनाएंगे. सिंस डीएनए इज द हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स कैन नॉट पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन in order to force the bacteria to take up the plasmid, the bacteria cell must first be competent to the DNA and done by the treating with the specific concentration of divalent cation such as calcium. उसके ऊपर कैल्शियम डालेंगे तो छोटे छोटे पोर्स क्रिएट हो जाएंगे और पोर्स के सहायता से अपने जीन को डाल सकते हैं. तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैन बी फोर्स इन सच सेल्स बाय इनक्यूबेटिंग द सेल्स विद द रिकॉम्बिनेंट डीएनए फॉलोड बाय प्लेसिंग द 42 डिग्री हीट शॉक और फिर से हम उसको बर्फ़ पे डालेंगे. इससे जो है उसकी वो आराम से कोई भी जीन को ले सकता है. दे इनेबल द बैक्टीरिया टू टेक द रिकॉम्बिनेंट डीएनए. माइक्रो इंजेक्शन भी कर सकते हैं. द डीएनए इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द न्यूक्लियस ऑफ द एनिमल सेल. द सेल आर बम्बार्डेड विद अ हाई वेलोसिटी टंगस्टन कोटेड डीएनए एंड दे आर कॉल्ड बायोलिस्टिक और जीन गन मेथड. अ प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक 5 मेथड यूज किए जाते हैं. द फर्स्ट इज आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल. सबसे पहले आप आइसोलेट करेंगे. अगर प्लांट से आपको करना है तो उसके सेल वॉल को काइटिन की मदद से हटाएंगे, है ना. बैक्टीरिया को लाइसोसोम से, सेलुलोज प्लांट से, काइटिनेज फंगस से, तब आपको प्योर डीएनए मिलेगा. आरएनए को हटाएंगे राइबोन्यूक्लियस से, वेयर एज प्रोटीन कैन बी रिमूव बाय द ट्रीटमेंट ऑफ प्रोटीएजेस. प्यूरिफाइड डीएनए ही ऑप्टेन करेंगे और आपको चिल्ड एथेनॉल में मतलब चिल्ड एथेनॉल में डालेंगे तो आपको एक सस्पेंशन की तरह दिखाई देगा. फिर डीएनए को स्पेसिफिक लोकेशन से कट करेंगे विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम. और अगर मान लीजिए कि आपका जीन बहुत कम है तो पीसीआर की मदद से उसे एम्पलीफाई करेंगे. So the enzyme extended primer using the nucleotide provided the reaction of genomic DNA template. और इस PCR में टैग पॉलीमरेज रहता है जो उसे एम्पलीफाई करने में मदद करेगा. The segment of DNA is amplified approximately 1 billion time and such repeated amplification is achieved by the thermostable DNA polymerase isolated by the bacterium Thermus aquaticus tag polymerase, right. फिर आइसोलेट करने के बाद इसे इंसर्ट कर देंगे, है ना. इंसर्ट करने के बाद हम उससे फॉरेन बहुत सारे जीन को निकाल सकते हैं. दिस टाइप ऑफ कल्चरिंग मेथड प्रोड्यूस द लार्ज बायोमास लीडिंग टू द हाई यील्ड ऑफ डिजायरेबल प्रोडक्ट. तो अगर कम वॉल्यूम आपका बने तो उसे लार्ज वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के लिए बायोरिएक्टर का इस्तेमाल किया जाता है. टू प्रोड्यूस अ लार्ज क्वांटिटी देयर इज डेवलपमेंट ऑफ बायोरिएक्टर वेयर द लार्ज वॉल्यूम ऑफ 100 to 1000 liter of culture can be processed was required. The bio reactor can be thought to be vessels in which now material can be biologically converted and specific product can be enzyme using microplant. बहुत सारे चीज़ें यूज़ करते हैं. Bioreactor provide the optimum condition for the achieving the desired product, providing the optimum growth, temperature, substrate, salt, vitamin, oxygen, and most commonly bioreactor is stirred type. ये stirred type आप देख पा रहे हैं. Bioreactor जो है इसके अंदर एजिटेशन सिस्टम होता है, ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम होता है, फोम कंट्रोल सिस्टम, टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम, पीएच कंट्रोल सिस्टम, ये सारा होता है जो इसको ज़रूरत के लिए होता है. नाउ द डाउन स्ट्रीम प्रोसेस, जो भी हमने प्रोडक्ट बनाया है उसको प्रॉपर तरीके से सेपरेट करेंगे, प्यूरिफाई करेंगे एंड कलेक्टिवली रेफर्स एट द डाउन स्ट्रीम प्रोसेस द प्रोडक्ट हैज़ बीन फॉर्मुलेटेड टू द सुटेबल प्रिजर्वेटिव. सच फॉर्मुलेशन अंडरगो द क्लिनिकल ट्रायल इन केस यू मेड ऑफ ड्रग्स and strict quality and control testing is required for this. downstream process and quality control is vary होता है एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट के लिए, ठीक है. and that's all.
तो बायोटेक्नोलॉजी हमने अभी लास्ट सेशन में पढ़ा है। अब यहाँ पे एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे। तो एप्लीकेशन में हम ये बात करेंगे कि आखिर बायोटेक्नोलॉजी का रियल में एप्लीकेशन क्या है। सो बायोटेक्नोलॉजी मेनली डील विद द इंडस्ट्रियल स्केल प्रोडक्शन ऑफ बायोफार्मास्यूटिकल और बायोलॉजिकल यूजिंग द जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रोब फंजाई प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो अलग अलग फंजाई माइक्रोब एनिमल्स का इस्तेमाल हम अपने लिए करेंगे, हम अपने वेलविंग्स के लिए करेंगे। तो दैट्स कॉल्ड एप्लीकेशन। रिसर्च एरिया के बारे में बात करें तो दे प्रोवाइडिंग द बेस्ट कैटलिस्ट इन द फॉर्म ऑफ improve organism, generally the microbe or pure enzyme, and creating optimum condition through the engineering for the catalyst to act, and downstream process हम लास्ट में डिस्कस करेंगे जहाँ पे हम क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग करेंगे। हमने अपने बायोटेक्नोलॉजी में ही देखा था। तो बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर में बायोटेक्नोलॉजी का क्या इस्तेमाल किया जाता है। So there are the three options to increase the food production. The first is called agrochemical based agriculture, and second is organic agriculture, or third is called genetically modified crop based agriculture, and this is very important. अगर हम किसी भी प्लांट्स को जेनेटिकली मॉडिफाई कर देंगे, यानी उसके अंदर जीन में बदलाव कर देंगे, और जीन में अगर बदलाव करेंगे उसके डीएनए में, आरएनए में, तो अल्टीमेटली उसके अंदर बदलाव देखा जाएगा और उसका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। Green Revolution, yes, the Green Revolution is concerned for the increase the semi-dwarf variety of wheat and rice, and there is a production, right? There is a production of wheat and rice plant. So this technique is used to increasing the food production by use to improve crop variety. However, this is better management practice to use agrochemicals such as the fertilizer and pesticides, and बट द एग्रोकेमिकल आर वेरी एक्सपेंसिव, बहुत ज़्यादा महंगा होता है और हमारे डेवलपिंग इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग हो जाता है। सो वन सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम टू यूज़ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। अगर हमने किसी क्रॉप्स को जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया और उसके बहुत सारे ग्रेन्स को हम ऑप्टेन कर लेंगे और उस ग्रेन्स को फिर हम आगे फ्यूचर के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो जीन ऑफ द प्लांट, बैक्टीरिया, फंजाई, एनिमल्स हैज़ बीन चेंज्ड to manipulate का मतलब छेड़छाड़ करना, and this that's organism are called genetically modified organism, that is called GMO. So genetically modified organism are the two types. One is called genetically modified plants and another is called genetically modified animals. So what is the difference? genetically modified plants का मतलब ये होता है कि इस plants के अंदर हमने कोई फॉरेन जीन डाला है और फॉरेन जीन उसके अंदर बहुत ज़्यादा एक्टिवली ग्रो कर रहा है। दे प्रोड्यूस अ वेरियस टाइप ऑफ एंजाइम एंड हार्मोन व्हाटएवर, और इसकी वजह से वो प्लांट बेहतर कर पा रहा है। एनिमल में भी हम यही कर रहे हैं कि उसके अंदर हमने कोई जीन डाला है एंड दिस जीन प्रोड्यूस अ वेरियस एंजाइम एंड हार्मोन व्हाटएवर, और उसकी वजह से वो एनिमल्स बहुत अच्छा कर पा रहा है। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स और क्रॉप्स के बारे में बात करें तो there are the transgenic crops which contain the express one or more useful foreign gene or transgene. There are two advantages. Any gene from an organism or synthetic gene can be incorporated. Change in the genotype is precisely controlled. Genetically modified plant has been useful in many ways. जो हमने genetically modified plant बनाया है जिसके अंदर हमने जीन को थोड़ा सा मैनिपुलेट करके और उसको हर एक एडवर्स कंडीशन के लिए तैयार किया है। सो इट मेक अ क्रॉप मोर टॉलरेंट एंड एबायोटिक स्ट्रेट, कोल्ड, सूखा, सॉल्ट, हीट, रिड्यूसिंग रिलायंस ऑन द केमिकल पेस्टिसाइड्स, पेस्ट कंट्रोल पे इसको मतलब कि उसके ऊपर बहुत सारे पेस्ट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दे हेल्प इन रिड्यूस द पोस्ट हार्वेस्टेड लॉस। क्या होता है कि जब हम फसल काटते हैं तो जैसे ही हम फसल काटेंगे तो उसके काटते समय उसके ग्रेन्स ज़मीन पे गिर जाते हैं तो लॉस हो जाता है, तो लॉस नहीं होगा। एंड इंक्रीज द एफिशिएंट मिनरल यूजेस बाय द प्लांट, दिस प्रिवेंट द अर्ली एग्जॉशन ऑफ फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, इनहांस द न्यूट्रिशन वैल्यू, एग्जाम्पल द विटामिन ए इन रिच राइस। तो हमने न्यूट्रिशन वैल्यू को भी इससे बढ़ा दिया है। बीटी कॉटन एक ऐसा प्लांट है जो हमने जेनेटिकली इंजीनियरिंग से इम्प्रूव किया है। कॉटन में क्या होता है कि कॉटन के फाइबर्स होते हैं, जैसे कॉटन का फ्लावर आप देखेंगे तो उसके अंदर बहुत सारे थ्रेड्स होते हैं, बहुत फाइन थ्रेड्स होते हैं, और इस थ्रेड से कॉटन इंडस्ट्री को बहुत फ़ायदा होता है, उससे कॉटन बनाया जाता है। अब क्या होता है कि इस कॉटन के फ्लावर्स के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरस, तरह तरह के एनिमल्स अंदर घुस जाते हैं और इस फाइबर को खा जाते हैं, जिससे कॉटन की पैदावार कम हो जाती है, कॉटन इंडस्ट्री घाटे में चली जाती है। तो इसको ओवरकम करने के लिए हमने बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। हमने एक जीन इस प्लांट के अंदर डाला है, एंड दैट जीन इज कॉल्ड
बीटी, मतलब दैट जीन इज कॉल्ड क्राइजीन। और क्राइजीन को डालने के लिए हमने बेसिलस थायोजेनेसिस का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। और जैसे ही हम क्राइजीन डालेंगे उसके अंदर, दे प्रोड्यूस अ क्रिस्टल प्रोटीन इनसाइड द बीटी, इनसाइड द कॉटन प्लांट। और वो क्रिस्टल प्रोटीन, क्राइजीन जो होता है क्रिस्टल प्रोटीन बनाएगा। जैसे हमने क्राइजीन डाला इसके अंदर, तो क्राइजीन जाके प्लांट के अंदर क्रिस्टल प्रोटीन बनाएगा, और क्रिस्टल प्रोटीन जाके कॉटन के पफ के अंदर स्टोर होगा। तो जैसे ही कोई भी पैथोजन अगर खाने आएगा, तो उसके अंदर क्रिस्टल प्रोटीन घुस जाएगा और उसको मार देगा, मर जाएगा वो, और इससे हमारी पैदावार बढ़ जाएगी। तो बैसिलस थ्राइजोनेसिस प्रोड्यूस protein that kills certain insect like the leptopterans, tobacco bollworm, armyworm, calypterans, and diphtherian flies, mosquito. Bt throiogenesis form the some protein that is called crystals. This crystal contain the toxic which is called insecticidal. Sidal का मतलब जो kill कर दे. So why this protein, the toxin is not kill the bacillus? ये protein बैक्टीरिया से ही ऑब्टेन किया जाता है, और वही बैक्टीरिया अगर उसको खाने जाए तो वो मर जाता है, बट उसके अंदर होते हुए भी मरता नहीं है, क्योंकि ये जो क्रिस्टल है वो इनएक्टिव फॉर्म में रहता है ना। और जैसे ही उसके अंदर खाने जाता है तो वो एक्टिव फॉर्म को खा रहा है। तो बीटी टॉक्सिन प्रोटीन एग्जिट इन इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन, बट वंस इंसेक्ट इंजेक्टेड द इनएक्टिव टॉक्सिन इट कन्वर्टेड इनटू द एक्टिव फॉर्म ड्यू टू द अल्कलिन पीएच। उसका अल्कलिन पीएच होता है गट के अंदर, एंड द एक्टिवेटेड टॉक्सिन बाइंड टू द सर्फेस ऑफ द मिड गट। जो टॉक्सिन होता है उसके मिड गट से बाइंड होगा, एंड क्रिएट अ पोर्स इनसाइड द मिड गट। छोटे छोटे पोर्स बनेंगे, और पोर्स की वजह से वो स्वेल हो जाएगा, स्वेल होकर फट जाएगा। सो बीटी टॉक्सिन जीन इज आइसोलेटेड फ्रॉम द बैसिलस थ्राइजोनेसिस which is incorporated in the several crop plants such as a cotton, and this toxic is called the gene called cryzine. इसको हम क्राइजीन कहते हैं। क्राई छोटा जीन, जो छोटा होता है ये जीन होता है, और बड़ा अगर हम लिख दें ये प्रोटीन होता है ना, ये बड़ा अगर होगा वो प्रोटीन होगा। तो क्राइजीन प्रोड्यूस क्रिस्टल प्रोटीन विच इज गेट स्टोर इनसाइड द कॉटन फ्लावर के अंदर स्टोर होगा, आप देख पा रहे हैं। तो क्राई1 AC और क्राई2 AB। क्राई1 AC जो होता है कंट्रोल बुलवर्म, आया हुआ नीट के अंदर क्वेश्चन है। क्राई1 AB इज कंट्रोल्ड कॉर बोरन, ये क्वेश्चन आया हुआ है। पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट्स, सेवरल नेमेटोड पैरासाइट, वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल इंक्लूडिंग द ह्यूमन बीइंग। एक नेमेटोड होता है मेलाइनोगाइनी इनकॉग्निटा, जो रूट ऑफ टोबैको पे फीड करता है, और टोबैको के जो पैदावार है उसे कम कर देता है। मतलब जो साइज है लीफ का वो कम हो जाता है, इससे पैदावार कम हो जाती है। सो नोबल स्ट्रेटेजी वर अडॉप्टेड दिस इन्फेस्टेशन विच वॉज बेस्ड ऑन द प्रोसेस ऑफ RNA इंटरफेरॉन। और RNA इंटरफेरॉन हमारे अंदर यूकैरियोटिक के अंदर एक सेलुलर डिफेंस की तरह काम करता है, बट प्रोकैरियोट में नहीं होता। दिस मेथड इज इन्वॉल्व इन साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक mRNA ड्यू टू द कम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंड RNA। डबल स्ट्रैंड RNA बन जाता है। डबल स्ट्रैंड RNA कभी भी प्रोटीन नहीं बना पाएगा। अगर प्रोटीन नहीं बनेगा तो वो जो नेमेटोड है उसके अंदर सर्वाइव नहीं हो पाएगा। सो यूजिंग द एग्रोबैक्टीरियम, क्योंकि किसी भी प्लांट में जीन को डिलीवर करना है तो हम एग्रोबैक्टीरियम का सहारा ही लेते हैं। दे इंट्रोड्यूस इनटू द होस्ट प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं। दिस इंट्रोडक्शन ऑफ DNA वॉज सच दैट इट प्रोड्यूस बोथ सेंस और एंटी सेंस स्ट्रैंड इन द होस्ट, and this two RNA being complementary to each other and they form the double strand RNA that is initiated to RNA interference and then silencing the mRNA of the nematode. Therefore this parasite could not survive in transgenic host और उससे बच जाता है। अब हम बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन इन मेडिसिन में पढ़ेंगे कि आखिर मेडिसिन में बायोटेक्नोलॉजी का क्या इस्तेमाल किया जाता है। तो recombinant DNA technique process has been immense impact on the area of healthcare by enabling the mass production of safe and more effective therapeutic drugs. बहुत सारे अलग अलग ड्रग्स हम बनाते हैं। जेनेटिकली इंजीनियरिंग इंसुलिन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि आर कंट्री इज़ डायबिटिक कंट्री और यहाँ पे हर एक व्यक्ति को ऑलमोस्ट डायबिटीज़ होता है, तो हमें इंसुलिन की मात्रा ज़्यादा चाहिए। तो इंसुलिन यूज फॉर द डायबिटीज़ वॉज अर्ली इन एक्सट्रैक्टेड बाय द पेंक्रियाज ऑफ स्लॉटन कैटल एंड पिग। तो एनिमल सोर्स से अगर हम इंसुलिन लेते हैं तो वो इंसुलिन बेहतर नहीं हो पाता, बिकॉज दे कॉज अदर एलर्जिक रिएक्शन, दे अदर रिएक्शंस हो सकते हैं। So insulin from the animal sources through the causes some patient to develop the allergy or type of reactions to the foreign protein.
And insulin consists of two short polypeptides, the chain A and chain B. They are linked together by the disulfide bridges. In mammals, including the human being, insulin is synthesized as a pro-hormone. जैसे हार्मोन प्रो हार्मोन होता है, प्रो एंजाइम जैसे होता है वो, जैसे ट्रिप्सिनोजन इज अ इनएक्टिव एंजाइम, दे कन्वर्ट इनटू द ट्रिप्सिन विद द हेल्प ऑफ एंटेरोकाइनेज, राइट। तो ऐसे ही ये जो हार्मोन है प्रो हार्मोन की तरह है, बाद में वो एक्टिवेट हो जाता है, एक फंक्शनल हार्मोन में होता है। तो इसमें प्रो हार्मोन इसलिए होता है कि इसके अंदर आप ये देखेंगे तो एक्स्ट्रा कार्बन पेप्टाइड है, एंड दिस एक्स्ट्रा कार्बन पेप्टाइड शुड बी रिमूव, और जैसे ये रिमूव होता है तो हमारा जो इंसुलिन है वो एक्टिवेटेड हो जाता है। तो प्रो हार्मोन इज ऑल्सो नीड टू द प्रोसेस बिफोर बिकम फुली मैच्योर, and it's a fully mature and the functional hormone. Pro insulin contain the extra stretch of carbon peptide, एक carbon peptide इसमें extra stretch रहता है। This carbon peptide is not है ना, this carbon peptide is not present in mature insulin and removed during the maturation, right? ये maturation में हो जाता है। तो insulin is the first hormone to be produced by the recombinant DNA technique. recombinant DNA technique में होता है। एक कंपनी होता है that is called Eli Lilly. It's a American company prepared the two DNA sequence, दो DNA sequence बनाता है, chain A और chain B, और human insulin they introduce in the plasmid of E. coli to produce a insulin chain, and chain A and chain B are produced separately and extracted and combined by the creating the disulfide bridges to form a human insulin. Humanin is used to the human insulin. Human insulin is used in human insulin. Now the gene therapy. Gene therapy क्या होता है कि अगर हम हमारे शरीर में कहीं पे भी जो जीन है फॉल्टी है, नॉर्मल है, काम नहीं कर रहा है, तो उसको हम बाहर निकाल लेंगे और उसकी जगह पे हम हेल्दी और फंक्शनल जीन अगर डाल देंगे तो दैट्स कॉल्ड जीन थेरेपी। इसी को हम जीन थेरेपी कहते हैं, ठीक है। तो इसी को हम जीन थेरेपी कहते हैं। तो दैट इज कॉल्ड जीन थेरेपी। और जीन थेरेपी जो होता है ये प्रॉपरली सही नहीं होता है। सो इफ द पर्सन इज डायग्नोज विद कैरी द डिफेक्टिव जीन, ठीक है, डिफेक्टिव जीन leading to the disability, one may like to get gene replaced by the normal functional gene or may like get gene replaced, that's called gene therapy. इसी को हम gene therapy कहते हैं। First clinical gene therapy was given by 1990 for the 4-year-old girl. एडेनोसाइन डेअमीनेज की उसकी कमी थी, और एडेनोसाइन डेअमीनेज एंजाइम जो होता है हमारे लिए बहुत क्रूशियल होता है फॉर द डेवलपिंग द इम्यून रिस्पॉन्स, फॉर द डेवलपिंग द इम्यून सिस्टम. So these are crucial for the immune system to the function. First disorder is caused by the depletion of gene is adenosine deaminase, and in some children ADA deficiency can be cured by the bone marrow transplantation and enzyme replacement therapy. दो तरीकों से इसे ठीक किया जा सकता है, बोन मैरो और एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी से, ठीक है, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी से, राइट। तो बोन मैरो से और एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी से। एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी का मतलब ये होता है कि द फंक्शनल एडीए इज गिवन टू द पेशेंट बाय द इंजेक्शन, बट दे कैन नॉट बी कम्प्लीटली क्यूरेटिव। मतलब कि कोई फंक्शनल एडीए जीन उस पेशेंट के अंदर डाल देंगे, बट अब देखिए कि एडीए जीन तो इमोर्टल तो है नहीं, उसको बार बार रिप्लेस करना पड़ेगा, और ये बहुत ही कम्बरसम कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, आप बार बार नहीं कर सकते हैं। हम क्या करते हैं कि किसी पेशेंट से हमने ब्लड निकाला और ब्लड से लिम्फोसाइट एक्सट्रैक्ट किया और उसको हमने बाहर कहीं ग्रो किया लिम्फोसाइट को, और उस लिम्फोसाइट में एडीए जीन डाल के फिर हमने पेशेंट के बॉडी के अंदर डाल दिया, है ना। तो फिर ऐसे मतलब एडीए जीन तो थोड़े समय के लिए उसके अंदर काम करेगा और पेशेंट की इम्यूनिटी थोड़ी सी इंप्रूव हो जाएगी, बट उसे पीरियोडिक इन्फ्यूजन करने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, पीरियोडिक इन्फ्यूजन की ज़रूरत पड़ेगी। The functional ADA-C DNA using the retrovirus then introduced into this and delivery into the patient body. What is the problem? These cells are not immortal, मतलब ये अमर नहीं है, इसे periodically infuse करने की ज़रूरत है। The patient require the periodic transfusion such as the genetically engineering lymphocytes, और इसे हम कहीं बाहर ग्रो करेंगे ADA मिला के, और सीधा हम रेट्रोवायरस, आपको पता है कि रेट्रोवायरस का इस्तेमाल करते हैं, बट इस रेट्रोवायरस को हम डिसार्म्ड कर देते हैं पहले, क्योंकि रेट्रोवायरस खुद ही कैंसर कॉज कर देगा, तो इसे डिसार्म करके डालते हैं, ठीक है। दैट देयर इज अ मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। द इफेक्टिव ट्रीटमेंट, कोई भी बीमारी को ट्रीट करने के लिए 2-3 चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। पहला कि हम इसे अर्ली पता लगा सकें,
अर्ली डायग्नोस कर सकें कि ये बीमारी कौन सी है. फॉर द अर्ली डायग्नोसिस देर इज़ अ वेरियस टाइप ऑफ टूल्स वी हैव लाइक PCR, अलीजा और भी बहुत सारे ब्लड टेस्ट वगैरह होते हैं. सो इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज, अर्ली डायग्नोसिस और अंडरस्टैंडिंग द पैथोफिजियोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट. रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्निक, द PCR polymerase chain reactions, enzyme link immunosorbent assay are useful to the early diagnosis of the disease. एलिजा जो होता है एंटीजन और एंटीबॉडी के इंटरेक्शन पे बेस्ड रहता है, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट टू डायग्नोसिस ऑफ HIV. इंटरेक्शन दैट इज इन्फेक्शन ऑफ द पैथोजन can detected in the presence of antigen protein, glycoprotein, and by detecting the antibody synthesized against the pathogen. एलिजा जो है इसके अंदर जो रिएजेंट यूज किया जाता है दैट इज कॉल्ड अल्कलीन फॉस्फेटेज, और ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है. नाउ वी हैव अ ट्रांसजेनिक we have a transgenic animals. ट्रांसजेनिक एनिमल्स एक ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके अंदर हम फॉरेन DNA को डालते हैं, फॉरेन मतलब जीन को डालते हैं. मान लीजिए कोई रैट है, रैबिट्स है, फिश है, काउ है, इसके अंदर हमने फॉरेन जेनेटिक मटेरियल को डाला, एंड दिस फॉरेन जीन इज स्टार्ट फंक्शनिंग इनसाइड दिस एनिमल्स, और वो जीन तरह तरह के प्रोडक्ट्स बना रहा है, तो उस एनिमल्स को हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स कहते हैं. द एनिमल्स विच कैरी द फॉरेन जीन इज कॉल्ड ट्रांसजेनिक एनिमल्स. ट्रांसजेनिक रैट, रैबिट्स, पिग्स बहुत सारे हैं. 95% जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स है वो माइस हैं. आप देख पा रहे हैं सारे ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैं. So the production of transgenic animals, the foreign gene can be inserted by the genome of the animals using the recombinant DNA technique, जैसे कि हमने पुराने वाले चैप्टर में डिस्कस किया है. And the production of transgenic animals include the location, identification, separation of the desired product, and selection of proper vector combining the desired gene with the vector. डिसएडवांटेज क्या है ट्रांसजेनिक एनिमल्स का? ट्रांसजेनिक एनिमल्स का ये एडवांटेज है कि हम किसी नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट को पढ़ सकते हैं. ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर स्पेशली डेवलप टू स्टडी हाउ द जीन आर वर्किंग इन अ पर्टिकुलर एनिमल्स, और हम इसको और एलोबरेट तरीके से समझ सकते हैं. स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स फैक्टर इन्वॉल्व द ग्रोथ सच एज इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर. स्टडी ऑफ डिजीज़, अगर हमें बहुत सारी बीमारी को बेहतर तरीके से समझना है तो हमें ट्रांसजेनिक एनिमल्स का सहारा लेना पड़ेगा, जैसे अल्जाइमर डिजीज़ है, कैंसर है, जिसे हम पूर्ण रूप से समझ अभी तक नहीं पाए हैं. तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर डेवलप्ड टू द इंक्रीज आवर अंडरस्टैंडिंग हाउ द जीन कंट्रीब्यूटेड एंड डेवलप द डिजीज सो दैट investigation of new treatment of disease is made possible. Now the transgenic model exists for the many human disease such as the cancer, cystic fibrosis, rheumatoid arthritis, Alzheimer disease, hemophilia, thalassemia. Biological product is very important. इससे नीट में क्वेश्चन आता है कि medicine required to treat the certain human disease can be controlled the biological products such as the production of often expensive and make transgenic animals useful for the biological product. बहुत सारे करते हैं जिसमें इसमें अल्फा-1 एंट्रीटिप्सिन बनाते हैं. आपको पता है कि जब भी किसी को एम्फिसीमा हो जाता है, जिसमें जो रेस्पिरेटरी सरफेस है रिड्यूस हो जाता है, तो अल्फा-1 एंट्रीटिप्सिन दिया जाता है. अल्फा-1 एंट्रीटिप्सिन दिया जाता है, राइट. सो फॉर द ट्रीटमेंट फिनाइलकीटोन्यूरिया एंड सिस्टिक फाइब्रोसिस इज रिक्वायर्ड फॉर द सेम प्रोसेस. और नवाजिश 1997, the first transgenic cow is Rosie, and they're produced by the human protein enrichment, that is 2.4 gram per liter, and the milk contained the human alpha lactic hemoglobin, was nutritionally more balanced for the human baby and nutritional cow milk. वैक्सीन सेफ्टी, अगर हम वैक्सीन को बनाएंगे तो वैक्सीन को हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स के सहारे टेस्ट करेंगे कि वो ठीक तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है. The transgenic animals might be the mice is being developed for the use of testing vaccine, and this transgenic mice used for the test of the safety polio vaccine. If they're successful, फिर हम उसे रिलीज कर देंगे. केमिकल में भी अगर हम कोई ड्रग्स बनाएंगे तो सबसे पहले हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स पे डालेंगे, फिर हम ह्यूमन पे ट्रायल करेंगे. कुछ एथिकल इशू होता है, जैसे कि some organization, multinational company exploit the biological resources and bioresources without proper authorization from the country concerned is called biopiracy. मतलब चुरा लेना रिसोर्सेज को. इनफैक्ट biopiracy illegal or removal of biological material, and most of the industry nation rich in financially but poor in biodiversity and traditional knowledge. In contrast, developing of the understand the world rich biodiversity
ट्रेडिशनल नॉलेज इज रिलेटेड, मतलब कि कोई कोई ऐसा कंट्री होता है जो फाइनेंशियली बहुत रिच होता है बट उसके पास ट्रेडिशनल नॉलेज नहीं होता है, किसी के पास ट्रेडिशनल नॉलेज नहीं होता बट फाइनेंशियली अनस्टेबल होते हैं। तो एथिकल इंक्लूड द रूल्स, कंडक्ट द कम्युनिटी, रेगुलेट द बिहेवियर, डिसाइड विच एक्टिविटी इज़ लॉफुल और नॉट। तो इसके लिए हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कमेटी बैठाई है, GEAC, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, कि कौन से रिगार्डिंग द वैलिडिटी ऑफ GM रिसर्च रिगार्डिंग टू द सेफ्टी और इंट्रोड्यूसिंग द पब्लिक सर्विस। In 1997, American company got patent right of basmati rice. NEET में आया हुआ क्वेश्चन है, through the US Patent Trademark Office, and this allowed the company to sell the new variety of basmati US and abroad. Indian basmati was crossed with the semi-dwarf variety and claimed the invention of novelty. That's all.